हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और गुप्त साम्राज्य से संबंधित यह 7वां वीडियो है और यह 7वां और अंतिम वीडियो है। यानी फाइनली हम लोग आज जो है गुप्त साम्राज्य का अंत कर ही देंगे। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ जो है इस गुप्त साम्राज्य संबंधित जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा, यानी इसका अंत हो जाएगा। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित चूंकि यह 7वां वीडियो है तो हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो पिछले वीडियोस में हमने गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति, इसके जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके जो विभिन्न शासक हुए श्रीगुप्त से लेकर के चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, यानी सभी शासकों के बारे में क्रमशः हमने जाना। फिर हमने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक व्यवस्था और इसकी धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में जाना। फिर हमने इसकी जो यानी इस काल में किस प्रकार से कलाओं का विकास हुआ था, किस प्रकार कला का उत्कर्ष का काल माना जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके बारे में हमने जाना। आज स्पेशली हम लोग इस वीडियो में है गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के जो पतन के प्रमुख कारणों में जो सबसे पहला कारण है वह है स्कंदगुप्त के बाद योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। तो दोस्तों, जो आप किसी भी साम्राज्य के बारे में, अगर किसी साम्राज्य का इतिहास को अगर आप उठाकर देखोगे तो किसी भी साम्राज्य की जो नींव है, स्थापना है, यानी किसी भी वंश या किसी साम्राज्य की स्थापना या उसकी जो नींव है किसी एक व्यक्ति, किसी एक शासक के द्वारा उसकी नींव पड़ती है या उसकी स्थापना होती है। किंतु जब किसी वंश की नींव पड़ती है, उसकी स्थापना होती है, तो वह तो एक व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होती है। किंतु जब किसी वंश के पतन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि जब भी किसी वंश का, किसी साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। क्रमशः कई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अयोग्य होते हैं, जो अपने यानी अपने वंश को चला नहीं पाते, अपने साम्राज्य को सही ढंग से चला नहीं पाते हैं। तो क्रमशः ऐसे शासकों के वजह से धीरे धीरे होता है कि किसी साम्राज्य का, किसी वंश का अंत हो जाता है। तो सेम यही प्रक्रिया हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था। मौर्य साम्राज्य के पतन वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है अशोक के बाद जो है कोई भी योग्य शासक मौर्य काल में नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। सेम जो है वही प्रक्रिया यहाँ हम लोग देखते हैं। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है यह एक विशाल साम्राज्य रहता है और इसका जो है शासन व्यवस्था, यानी विभिन्न शासकों के द्वारा जो है अपने पराक्रम, अपने शौर्य के बल पर वो जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी इसके जो भी शासक हुए, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जो शासक थे इस वंश के योग्य शासक थे। किंतु इसके बाद क्या होता है, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी योग्य शासक इस वंश में देखने को नहीं मिलते। यानी स्कंदगुप्त अंतिम योग्य शासक रहता है और इसके बाद जो है अयोग्य शासकों का आना इस वंश में आरंभ हो जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार जो है अयोग्य शासक का आना भी, यानी अयोग्य शासक भी इस वंश के सबसे प्रमुख पतन के कारण माने जाते हैं। और अगर डीपली अध्ययन कीजिएगा, यानी अगर अभी जैसे हम लोग इस पॉइंट ये जो सारे यानी इसके पतन के जो ये 9 कारण है, अगर ये 9 कारण को देखेंगे, जिसमें दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सामंतों तथा प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना, चौथा है उत्तराधिकारियों के लिए आंतरिक कला, पांचवा है साम्राज्य की विशालता, छठा है युद्धों का आधिक्य व आर्थिक दुर्बलता, सातवां है कूटनैतिक दुर्बलताएं, आठवां है दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और 9वां और अंतिम पॉइंट जो है बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीति। तो अगर डीपली अध्ययन हम लोग करेंगे तो ये जो बाकी सारे पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इस एक पॉइंट, यानी जो पहला जो है पॉइंट है योग्य उत्तराधिकारी का अभाव, तो इस योग्य उत्तराधिकारी के अभाव के अंदर में ही ये सारे पॉइंट आ जाते हैं।
यानी अगर ये एक ये जो योग्य उत्तराधिकारी होता तो ये सारे जो पॉइंट है, ये सारी जो कमियां हैं, ये योग्य उत्तराधिकारी कवर कर लेता, यानी कि इन सारी बुराइयों को, इन सारी कमियों को वो कवर कर लेता। किंतु चूंकि यहाँ स्कंदगुप्त के बाद जो है जितने भी शासक हुए, जितने भी प्रशासक हुए, वो कोई भी योग्य नहीं हुए, सबके सब क्रमशः अयोग्य आए। तो ये सारी जो कमियां थी, ये कमियां हावी हो गई और इसके बाद इसके कारण जो है इस गुप्त वंश का पतन हो जाता है। तो ये स्कंदगुप्त के बाद योग्य उत्तराधिकारी का अभाव, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है इस गुप्त साम्राज्य के पतन का। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है बाह्य आक्रमण। तो दोस्तों हमने देखा था गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से जो है बाहरी आक्रमण, यानी कि शकों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहता है, जिसको शकों को पराजित करने के बाद ही वो जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और चांदी की सिक्के भी बड़े पैमाने पर जारी करते हैं। उसके बाद जो है जो इसके शासक थे स्कंदगुप्त यानी कुमारगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए, तो कुमारगुप्त के समय भी जो है पुष्यगुप्तों का आक्रमण होता है। वहीं जो है कुमारगुप्त के समय ही हुनों का भी आक्रमण आरंभ होता है। किंतु जो स्कंदगुप्त का जो शासन काल रहता है वह पूर्णतः जो है इसका हुनों के आक्रमण से ग्रसित रहता है और उनका पूरा शासन काल जो है हुनों के आक्रमण को रोकने में, विफल करने में ही चला जाता है। तो ये बाह्य आक्रमणों से भी ये जो गुप्त शासक थे बहुत हमेशा परेशान ही रहे, तो ये भी इसके पतन का एक कारण माना जाता है। क्योंकि स्कंदगुप्त तक तो जो बाह्य आक्रमण थे हुनों के, स्कंदगुप्त उसको विफल करने में सफल रहा, यानी कि उनके आक्रमण को प्रभाव को वह हावी नहीं होने दिया। किंतु स्कंदगुप्त के बाद चूंकि योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव रहता है इस वंश में, इस वजह से क्या होता है कि जो स्कंदगुप्त के बाद जो है हुनों का आक्रमण यानी हुनों का जो प्रभाव है इस वंश पर ज़्यादा देखा जाता है। तो ये भी इसके विनाश का अंत का एक कारण माना जाता है बाह्य आक्रमण। अगला जो प्रमुख कारण है वह सामंतों तथा प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य रहता है वह एक विशाल साम्राज्य रहता है, उसको कई प्रांतों में बांट करके शासन प्रशासन को राजा के द्वारा चलाने का प्रयास किया जाता है। तो चूंकि जो अयोग्य उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के बाद सारे आने लगते हैं, यानी स्कंदगुप्त तक तो शासन प्रशासन ढंग से चलता है, क्योंकि जो भी इसके प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, तो ये सब तक तो शासनकाल यानी इनके शासनकाल तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ ये लोग केंद्र से है कंट्रोल में रखते हैं। किंतु जब स्कंदगुप्त के बाद योग्य शासकों का अभाव हो जाता है इस वंश में, तो जो सामंती व्यवस्था जो होती है, यानी सामंतों के रूप में प्रांतों को बांट करके जो है शासन प्रशासन को चलाया जाता है। तो इस काल में अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से क्या होता है, जो सामंती व्यवस्था यानी सामंत है, जो प्रांतों के हेड होते थे, वो धीरे धीरे जो है यानी कि केंद्र से खुद को अलग करने लगते हैं, यानी उसकी सत्ता को वो अस्वीकार करने लगते हैं और वो स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये साम्राज्य जो एक विशाल साम्राज्य था वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और धीरे धीरे अंत में इसका पतन हो जाता है। तो सामंतों तथा प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना भी इस साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला जो है उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कला, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन का जो अगला पॉइंट है वह है उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कला। तो दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य है जो है, गुप्त साम्राज्य में जो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई शासक की मृत्यु होती थी, कोई भी शासक यानी राजा की मृत्यु होती थी, तो वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए क्या होता था, आंतरिक कला स्टार्ट हो जाता था। यानी कि उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कला का होना भी एक इस साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का अगला जो कारण है वह है राज्य की विशालता।
तो साम्राज्य विशाल था गुप्तों का, क्योंकि हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य जो है एक विस्तृत साम्राज्य था, यानी पहला भारतीय इतिहास का विस्तृत एकीकृत और केंद्रीकृत साम्राज्य था मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के बाद हमने देखा था कि किस प्रकार जो है कुछ छोटे छोटे देसी रियासतों का भी जन्म होता है, वहीं जो है कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में अपने प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किंतु पुनः एक ऐसा काल आता है जो जिसे हम गुप्त काल कहते हैं, जिसमें एक फिर से विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो ये जो विशाल साम्राज्य रहता है गुप्तों का, जिसकी जो सीमा है हिमालय से लेकर के, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी और पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर के उत्तर पश्चिम भारत तक फैला रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इतने बड़े विशाल साम्राज्य की जो व्यवस्था है वो जब तक योग्य शासक रहते हैं, यानी स्कंदगुप्त तक ये शासन व्यवस्था इस विशाल साम्राज्य को वो ढंग से चला पाते हैं, यानी सभी शासकों के द्वारा ढंग से इस विशाल साम्राज्य को चलाया जाता है। किंतु स्कंदगुप्त के बाद अयोग्य उत्तराधिकार जब आने लगते हैं तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को वो केंद्र में बैठ करके नहीं संभाल पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो उसके दूर दूर के जो क्षेत्र होते हैं वह क्या होता है, यानी कि सामंत जो प्रांतीय क्षेत्र होते हैं वह धीरे धीरे उनसे स्वतंत्र होने लगते हैं। और जो इसके अलावा जो इसके दूर के क्षेत्र होते हैं, जो करद राज्य होते हैं, मीन्स जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं किंतु इनको कर देते हैं, कर दे करके वो अपने शासन प्रशासन को चलाते हैं, तो वो करद राज्य भी धीरे धीरे क्या होते हैं, इसके हाथ से छूटने लगते हैं। तो साम्राज्य की विशालता भी इस यानी इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है इस साम्राज्य के पतन का, वह है युद्धों का आधिक्य व आर्थिक दुर्बलता। यानी कि हमने चंद्रगुप्त प्रथम से देखा था कि किस प्रकार से वो जो है साम्राज्य विस्तार के लिए है हमेशा युद्धरत रहते थे। वहीं समुद्रगुप्त भी, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो उनके नेपोलियन कहने का भी एक कारण ये रहता है कि वो कभी भी युद्ध में हारे नहीं। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जितने भी युद्ध लड़े तो वह हमेशा हर युद्ध को वो जीतते रहे। तो युद्धों का यानी कहने का तात्पर्य है कि इसके जो प्रमुख शासक रहे वो हमेशा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए अक्सर वो युद्धरत रहे। उसके बाद स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल का तो ऐसा काल होता है कि वह अपने पूरे शासनकाल में इसका हुनों के आक्रमण से परेशान रहते हैं, यानी उनसे निपटने में, उनके वर्चस्व को रोकने में, उनके विरोध में ही उनका सारा समय और सारा धन खर्च हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लगातार होने वाले युद्धों की वजह से क्या होता है कि आर्थिक स्थिति जो है वह यानी कि उत्तर गुप्त काल में स्कंदगुप्त के बाद आर्थिक स्थिति जो है वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से वो दुर्बल होने लगते हैं। तो ये आर्थिक दुर्बलता और युद्धों का अधिक भी इस साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण कह सकते हैं इसको। जो गुप्त साम्राज्य के पतन का अगला जो कारण है वह है कूटनैतिक दुर्बलता है। तो हमने चंद्रगुप्त प्रथम वाले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो कूटनीतिक समझ का परिचय दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी के साथ विवाह करके यानी राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसी प्रकार इनके जो प्रमुख शासक हुए, यानी वो अपनी कूटनैतिक सूझबूझ के आधार पर अपने साम्राज्य को चलाते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। यानी किस शासक के साथ उनको कैसे संबंध स्थापित करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, यानी कूटनीतिक तौर पर वो शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं। किंतु स्कंदगुप्त के बाद क्या होता है, चूंकि योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव होता है तो उनमें कूटनीतिक समझ की कमी होती है। तो ये कूटनीतिक समझ यानी कूटनीतिक दुर्बलताएं भी जो है इस साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यानी कूटनैतिक दुर्बलता, कूटनैतिक समझ का अभाव के कारण जो क्या होता है, इतने बड़े विशाल साम्राज्य को जो है इसके शासक संभाल नहीं पाते हैं, चला नहीं पाते हैं। तो ये भी इसके पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। वहीं जो इस वंश के पतन का अगला जो प्रमुख कारण है वह है दोषपूर्ण प्रशासनिक
यानी दोषपूर्ण प्रशासनिक जो व्यवस्था है इस साम्राज्य के पतन का अगला कारण माना जाता है। दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको जो है प्रांतों में बांट करके यानी शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। यानी कि इसके शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो है वह अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, वहीं जो सामंतों की व्यवस्था की जाती थी। तो स्टार्टिंग में यानी जब तक इस वंश में योग्य शासक आते रहे, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक, तो ये जो शासन व्यवस्था थी, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी योग्यता के आधार पर थी। किंतु जब अयोग्य शासक आने लगते हैं इस वंश में, तो वहाँ क्या होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सेनापति हो चाहे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, सामंत हो, तो इनका जो पद है वह योग्यता के अनुसार ना होकर के वह यानी कि वंशानुगत हो जाता है। यानी कि सेनापति का पुत्र अगर अयोग्य भी है तो वह सेनापति बनेगा। ये वहीं जो कोई प्रशासनिक अधिकारी है अगर उसका पुत्र अयोग्य भी है तो वो उस अधिकारी का पद वो ग्रहण करेगा। इसी प्रकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों यानी प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने भी पद थे, वह सब जो है वंशानुगत हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन पदों के वंशानुगत होने के बाद अयोग्य लोगों का आना, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में अयोग्य लोगों की अधिकता हो जाती है। तो जहाँ केंद्र भी अयोग्य हो और प्रशासनिक जो अधिकारी है वो भी अयोग्य हो, तो वहाँ साम्राज्य के पतन का अंत होना निश्चित होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। अब अगला जो इसका यानी गुप्त साम्राज्य का अगला और अंतिम जो कारण है वह है बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीति। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, महान शासक जो थे, यानी श्री गुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त तक, तो ये सब जो है वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। किंतु स्कंदगुप्त के बाद क्या होता, कई ऐसे शासक आते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो चूंकि बौद्ध धर्म अहिंसात्मक नीतियों पर आधारित धर्म है, वहाँ हिंसा पूर्णतः वर्जित है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है युद्धों से परहेज करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है अपने ऊपर आक्रमण को तो वो रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु वह अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास नहीं करते। क्यों? और ना वो साम्राज्य विस्तार का प्रयास करते हैं, ना ही जो उनके क्षेत्र से जो उनके सामंत थे, उनके जो अंदर में जो राज्य थे, क्षेत्र थे, वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर देते, तो उनको भी रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। मीन्स उनको रोकने के लिए भी इनको कहीं ना कहीं युद्ध करना पड़ता, जो कि बौद्ध धर्म में यानी चूंकि अहिंसात्मक नीति पर आधारित है, हिंसा पूर्णतः वर्जित है, तो युद्ध भी वहाँ पूर्णतः वर्जित थे। तो इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये साम्राज्य सिकुड़ता चला जाता है और धीरे धीरे जो है इस साम्राज्य का, इस वंश का अंत हो जाता है। तो ये थे दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं इस साम्राज्य के पतन के, किंतु मूल रूप से प्रमुख कारणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जो इस वंश के पतन के कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों गुप्तों के पतन के साथ ही ये जो है गुप्त साम्राज्य वाला जो यह चैप्टर है वह आज समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बाद के जो वंश प्रमुख आए उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।